हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे BSc पार्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लास्ट क्लास में परमुटेशंस ग्रुप के बारे में हमने जाना था और परमुटेशन ग्रुप की इस थ्योरी में लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशंस, जिसमें जाना था कि किसी भी क्रमचय या चक्रीय क्रमचय को इस प्रकार लिखना कि उसके चक्कर की लेंथ 2 हो, देन दैट साइक्लिक इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशंस, कि 2 लंबाई का कोई भी चक्कर या चक्रीय क्रमचय क्या कहलाता है? ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण कहलाता है। लास्ट टॉपिक यहाँ छोड़ा था हमने, उससे आगे के बारे में हम चर्चा करते हैं कि पक्षांतरण से रिलेटेड क्या क्या और चीज़ें हो सकती है, समझते हैं। तो हमने जाना था कि इस प्रकार जैसे आपने लिखा कि f इज इक्वल टू 2 3, तो ये 2 लंबाई का चक्र है, चाहे किसी भी क्रमचय से ये लिया गया हो, तो ये क्या कहलाता है? पक्षांतरण। लास्ट इसके बारे में हमने जाना था। अब आज इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसका यूज है। अब यूज के रूप में देखें इसमें कि कोई भी क्रमचय हो, जैसे मान लो आपके पास ये क्रमचय है 1 2 2 3 1 2 2 3 और यहाँ 3 5 और 5 1 4 4, ये P5 से एक क्रमचय उठाया मैंने, तो इसका ये क्रमचय रूप है। इसे आप चक्रीय रूप में लिखोगे तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? 1 2 पे गया, 1 की मैप 2, 2 की मैप 3, 3 की मैप 5 और 5 की 1 और 4 आइडेंटिटी है। ये क्रमचय रूप और ये कैसा रूप इसका? साइक्लिक नोटेशन। और इससे आगे आपने ये जाना था कि पक्षांतरण के रूप में इसे कैसे लिख सकते हैं? f इज इक्वल टू 1 मैप हुआ 5 पे, 1 3 पे और 1 2 पे। आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है, पर जनरली मैं ऐसे ही लिखूंगा कि 1 की मैप 5 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, और ये 4 आइडेंटिटी है। ये पक्षांतरण के रूप में काउंट नहीं होता, ना इसे लिखने की जरूरत है आपको। तो यहाँ आपसे एक चीज जरूर समझ में आई होगी कि कोई क्रमचय है तो उसे चक्रीय रूप में लिख सकते हैं, चक्रीय रूप के साथ ही उसे किस रूप में लिख सकते हैं? पक्षांतरण रूप में। यानी प्रत्येक क्रमचय को आप चक्रीय रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं और पक्षांतरण रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ नोट आपके पास ये हो जाएगा, कल की थ्योरी है उससे आगे लिख लें आप, पक्षांतरण पढ़ रहे थे उस पर कुछ नोट लिख लें आप। ये इंपॉर्टेंट बात कि प्रत्येक क्रमचय को हम पढ़ रहे थे पक्षांतरण, और उसके अंदर आगे आप लिखें नोट फर्स्ट। पक्षांतरण और चक्र के बारे में पढ़ रहे थे अपन, पक्षांतरण पढ़ रहे थे और चक्रीय क्रमचय, चक्रीय क्रमचय, ये थ्योरी हम पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे। देखो पहला नोट लिखें कि प्रत्येक क्रमचय को, प्रत्येक क्रमचय को चक्रीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या इस प्रकार लिख दें असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में। और भी अच्छी बात है कि प्रत्येक क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक क्रमचय को आप क्या कर सकते हो? असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर कि जैसे आपने एक क्रमचय उठाया 1 2 2 4 4 3 3 1, और भी ले ले इसे आगे 5 6 6 5, इस प्रकार ले लिया P6 से। ये आपके पास क्रमचय है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में। इस प्रकार लिख सकते हैं आप 1 की मैप 2 पे,
2 की मैप 4 पे, 4 की मैप 3 पे और 3 किस पे आ गया 1 पे। बाकी बचा हुआ कौन है 5 और 6। ये दोनों ऐसे साइकिल है कि इसका एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, इसका एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो ये दोनों कैसे हैं असंयुक्त चक्र, यानी कोई भी क्रमचय उठाएं आप उसको चक्रों के रूप में तोड़ सकते हैं। और चक्र भी कैसे हैं डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल के गुणन के रूप में आप क्या कर सकते हो इसे डिनोट कर सकते हो। साथ ही दूसरा नोट भी यहाँ इसी से रिलेटेड लिख लो, प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसे आप पक्षांतरणों के गुणन के रूप में भी क्या कर सकते हो व्यक्त कर सकते हो। जैसे यही लिया कि एग्जाम्पल के तौर पे यही क्रमचय आपने लिया, क्रमचय f इज इक्वल्स टू 1 2 2 4 4 3 3 1 5 6 6 5। ये है साइक्लिक नोटेशन। इसका जो चक्रीय रूप है वो आपके पास कैसा है इसका, इसे आप चक्रीय रूप में कैसे लिख सकते हो f इज इक्वल्स टू 1 2 4 3 और 5 6। ये आपने समझ लिया। तो पक्षांतरणों के गुणन के रूप में कैसे डिनोट कर सकते हैं इसे, पक्षांतरणों के गुणन रूप में आप उसे तोड़ सकते हैं। किसी भी साइकिल के पक्षांतरण कैसे 1 3 1 4 1 2 और 5 6। ये हो गया। इसकी लेंथ 4 है तो कितने पक्षांतरण बनेंगे 3 और एक ये पक्षांतरण कितने हो गए 4। ये 4 पक्षांतरण। आप पक्षांतरणों का ये गुणन यूनिक नहीं है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि आपने मान लो 2 से किया तो 2 1 2 4 2 3 ऐसे भी लिख सकते थे और 5 6 है। आप इन्हें ऐसे भी डिनोट कर सकते थे, 2 के साथ भी बना सकते थे, 4 के साथ भी बना सकते थे कि 4 4 2 4 1 और 4 3 और 5 6 ऐसे भी ले सकते थे। ये आप जानते हो कि किसी भी चक्कर को आप कई प्रकार से क्या लिख सकते हो पक्षांतरणों के रूप में लिख सकते हो। तो पक्षांतरणों के गुणन में भी लिख सकते हैं और चक्कर के गुणन के रूप में भी लिख सकते हैं। चक्कर ये 2 ही रहेंगे, पक्षांतों की संख्या भी ये 4 ही रहेगी, पर ये 4 संख्याएं आपस में अल्टरचेंज हो सकती है, या 2 से बना सकते हो आप 3 से, और ये भी आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि डिसजॉइंट साइकिल हमेशा क्या होता है कॉम्यूटेटिव होते हैं। असंयुक्त चक्रों का गुणन हमेशा क्या होता है क्रम विनिमय होता है। आप 5 6 को पहले ले लो या इसको बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उनमें कुछ कॉमन होता तो वो क्रम विनिमय नहीं होते। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं कि असंयुक्त चक्रों का गुणन क्या होता है क्रम विनिमय होता है। तो आप इसे ऐसे लिखें या फिर ऐसे भी लिखोगे f इज इक्वल्स टू आपने 5 6 लिखा और 1 2 4 3 तो भी ठीक है, क्योंकि ये डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होती तो आप इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते, तब तो ये क्रम विनिमय नहीं होते। तो कोई भी क्रमचय है उसे आप साइक्लिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं और किस में ट्रांसपोजिशन नोटेशन में भी क्या कर सकते हो डिनोट कर सकते हो। इसे हम थ्योरम में प्रूव करेंगे इन दोनों बातों को। यहाँ समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस और एग्जाम्पल इस बेस पे आप कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे पहचान होगी हमने पास कि क्रमचय सम कैसे होते हैं, क्रमचय की कोटि कैसे ज्ञात की जाती है। तो अगली कुछ हेडिंग लिखें आप देखें। अगर आपने ये नोट नहीं लिखा हो कि असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है तो लिख लें, ये भी लिख लें आप, मैं लिखा देता हूँ इसे भी। थर्ड नोट ये भी लिख लें आप, असंयुक्त चक्रों का गुणन, असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है। आप उन्हें कैसे ही गुणा करें, डिसजॉइंट साइकिल है, आप आगे पीछे उन्हें कर सकते हो, वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। जबकि क्रमचयों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता, परंतु डिसजॉइंट साइकिल है तो उनका गुणन क्या होगा क्रम विनिमय होगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक क्रमचय लिया 1 2 4 3 और एक ले लिया यही जैसे 5 6 या कुछ और ले लिया आप 5 6 7 इस प्रकार ले लिया। तो इसकी वैल्यूज आप निकालोगे तो f इज इक्वल्स टू 1 मैप हुआ 2 पे, 2 मैप हुआ किस पे 4 पे, 4 मैप हुआ किस पे 3 पे और 3 मैप किस पे हुआ 1 पे। यहाँ क्या है 5 की मैपिंग 6, 6 की मैपिंग 7, 7 की मैपिंग 5। आप इन्हें गुणा नहीं कर पा रहे, इस प्रकार है, सिंपल है ये। 5 की 6, 6 की 7, 7 की 5। ऐसी राशि यहाँ बननी चाहिए, ऐसा राशि नहीं है तो आप इसे और जो इसमें बचे हुए हैं इसके आप लिखोगे तो ये चक्कर में 2 दे देता हूँ, एक F व G ले लिया 5 6 7। ये भी आपके पास किस में है P7 में और ये भी आपके पास किस में है P7 में। इन दोनों का गुणा किया, देन F डॉट G, इसकी वैल्यू निकाली। F पहले G बाद, दोनों P7 में, इसका मतलब इसके बाकी बचे हुए एलिमेंट कैसे हैं 1 2 4 3 3 1 और क्या बचा हुआ आपके पास 5 की मैपिंग 5 है, 6 की मैपिंग 6 है और 7 की मैपिंग 7। मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसे किसी भी क्रमचय को ऐसे लिखें कि 1 और बोले P7 में, इसका मतलब सारे एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप है, 1 1 पे मैप है, 2 2 पे मैप है, 3 3 पे मैप है, 4 4 पे मैप है, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ये लिखा कि 1 2 3 और बोला P5 में, इसका मतलब 5 एलिमेंटों से जहाँ सेट एच कैसा हो गया 1 2 3 4 और 5। अब जबकि इसमें तो 3 ही है तो बाकी 2 एलिमेंट जो 4 और 5 नहीं है वो कैसे हैं, खुद के खुद पे मैप है। इसे ऐसे लिखो तो भी वही बात है, ऐसे लिखो 4 तो भी वही बात है, आपने P5 डिनोट किया तो, और अगर आप इसे ऐसे लिखें कि 4 और 5 तो भी वही बात है। ये सब सेम है, ये लिखने के नोटिस नहीं, क्योंकि आपने यहाँ डिनोट कर दिया कि P5 से ले रहा हूँ, P5 से, इसका मतलब बाकी बचे हुए एलिमेंट सेट खुद पे मैप हो रहे हैं। तो इसे आप कैसे लिखोगे कि 1 की मैपिंग 1 की मैपिंग 2, 2 की मैपिंग 3, 3 की 1 और 4 4 पे और 5 5 है। इसे भी आप ऐसे ही लिखोगे, इसे भी ऐसे ही लिखोगे, इसे भी ऐसे। तो इन दोनों को गुणा करना था, दोनों डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, बाकी ये भी P7 में और ये भी क्या है P7 में। तो जो शेष एलिमेंट इसमें है 5 6 7 वो 5 5 पे मैप हो रहा है, 6 6 पे और 7 7 पे। इसमें कौन नहीं है 1 2 3 4, तो वो आइडेंटिटी की तरह 1 1 पे 2 2 पे 3 3 पे और 4 4 पे मैप हो रहा है। अर्थात ऐसा है 1 1 2 2 3 3 4 4 और ये 5 6 पे 6 7 पे और 7 किस पे 5 पे। गुणा करेंगे तो जो यहाँ है वो यहाँ बनना है, तो बना दे देखें 1 2 3 4 6 7 5। 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 3 के नीचे 1, 4 के नीचे 3, 6 के नीचे 6, 7 के नीचे 7, 5 के नीचे 5। इधर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 6 7 5। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 2 3 4 5 6 7। नीचे क्या बचेगा 2 4 1 3 6 7 5। आप इसे कैसे लिख सकते हैं 1 मैप हो रहा है 2 पे, 2 मैप हो रहा है 4 पे, 4 मैप हो रहा है किस पे 1 मैप हो रहा है 2 पे, 2 मैप हो रहा है 4 पे, 4 मैप हो रहा है किस पे 3 पे और 3 मैप हो रहा है किस पे 1 पे और वापस कौन है 5 6 7। सेम वही है, ये दोनों एक साथ हो गए, इस प्रकार लिखे। और अगर आपने G डॉट F निकाला, आप सेम इसी प्रोसेस से G डॉट F निकालोगे, यानी आप 5 6 7 को पहले ले लोगे और 1 2 4 3 लोगे तो भी यही वैल्यू आएगी आपके पास 1 2 4 3। आप करके देख लेना 5 6 7, आप इन्हें आगे पीछे करें। इसका मतलब क्या हुआ F डॉट G इज इक्वल टू क्या है G डॉट F, और ऐसा है तो इसका मतलब क्या है F और G क्या है क्रम विनिमय। यानी ऐसे चक्रों का गुणन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है जब वो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दो इंपॉर्टेंट थ्योरी इन पे बेस आप लिख लें, एक तो चक्रों पे बेस, डिसजॉइंट साइकिल पे बेस, और एक पक्षांतरण पे बेस। तो हेडिंग डाल ले आज के कि क्रमचय की कोटि। कल हमने चक्र की कोटि निकालना सीखी थी
और चक्र की कोटि में ये समझा था कि किसी भी चक्र को कितनी बार ऑपरेट करूं, वो न्यूनतम पॉजिटिव पावर n जिसके लिए वो आइडेंटिटी देता हो, वो पॉजिटिव पावर n ही क्या कहलाती थी, उसकी ऑर्डर। और हमने ये भी जाना था कि किसी चक्र की जितनी लंबाई होती है उतनी उसकी क्या होती है, कोटि होती है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं किसकी कोटि, क्रमचय की कोटि। हेडिंग डाल ले, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन, क्रमचय की कोटि। क्रमचय की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन। देखिए डेफिनेशन सेम रहेगी। ऑर्डर की जो चैप्टर सेकंड में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वही डेफिनेशन यहाँ रहेगी कि किसी एलिमेंट पे वो न्यूनतम पॉजिटिव पावर n जिसके लिए वो आइडेंटिटी देता है, वो न्यूनतम पॉजिटिव पावर n ही उसकी क्या कहलाती है, ऑर्डर। तो इसकी भी डेफिनेशन वही रहेगी। किसी क्रमचय f, नाम दे रहा हूं मैं यहाँ क्रमचय को भी f, चक्र को भी f दे रहे हैं हम, क्रमचय को भी f दे रहे हैं। बस क्रमचय का एक भाग होता है कौन, चक्र। किसी क्रमचय f की कोटि, f की कोटि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n होती है जिसके लिए Fn इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, जिसके लिए Fn बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। जहां I क्या है, जहां I तत्समक क्रमचय। डेफिनेशन सेम है बिल्कुल, बस यहाँ क्रमचय आ गया, तत्समक क्रमचय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्रमचय लिया, f इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 1 1 2 3 3 1, इसको पूरा लिखते हैं पहले और ले लेते हैं 4 5 और 5 4, ये क्रमचय लिया। इस क्रमचय का हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ज्ञात कर रहे हैं। ये क्रमचय है, क्रमचय f की कोटि, ऑर्डर ऑफ f ज्ञात कीजिए। इसकी ऑर्डर ऑफ f ज्ञात करनी है। इसके ऑर्डर ऑफ f यानी इसको कितनी बार ऑपरेट करूंगी, क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। देखना आप, f की पावर 1 किया तो ये खुद ही आ गया, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, f की पावर 1 करेंगे खुद ही आ जाएगा। मैं डायरेक्टली कौन निकाल रहा हूँ, f की पावर 2, तो यहाँ f स्क्वायर क्या आएगा, 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4, इसी को दोबारा 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4, जो यहाँ है वो यहाँ बने 2 3 1 5 4, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 1, 1 के नीचे 2, 5 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, मैप हो गया। यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 4, ये कैंसिल आउट हुए, बचा क्या आपके पास 1 2 3 4 5, और नीचे क्या बचा 3 1 2 4 5, ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, f स्क्वायर की। अब आप वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, f क्यूब की। f क्यूब का मतलब क्या है, f स्क्वायर डॉट f स्क्वायर का मान आपके पास क्या है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 इंटू f क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और नीचे क्या है आपके पास 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4, जो यहाँ है वो सेम यहाँ बना है 2 3 1 5 4
2 के नीचे आपके पास मैप है 1, 3 के नीचे मैप है 2, 1 के नीचे 3, 5 के नीचे 5 और 4 के नीचे 4। इस प्रकार है। इधर आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, ये कैंसिल आउट हुए। बचा क्या 1 2 3 4 5, नीचे आपके पास बचा 1 2 3 5 4। इस प्रकार है। ये आपके पास क्या आ गया एफ क्यूब। अब निकालोगे आप F4। F4 का मतलब क्या है एफ क्यूब इंटू एफ। एफ क्यूब की वैल्यू ये निकाल ली 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4 इंटू एफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 2 3 1 5 4। जो नीचे है उसे हम यहाँ बनाए 2 3 1 5 4 1 2 3 5 4। सॉरी 2 के नीचे आपके पास क्या है यहाँ 2, 3 के नीचे क्या है 3, 1 के नीचे 1, 5 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4। ये कैंसिल आउट हुआ। बचा क्या आपके पास 1 2 3 4 5, यहाँ 2 3 1 और क्या आ गया 4 5। ये इस प्रकार आ गया। ये आपके पास F4 आ गया। आगे निकालते हैं हम क्या F5। इसे मिटा देता हूँ मैं, यहाँ ऊपर निकाल देता हूँ F5 और F6 इनके मान। देखो आगे F5 का मतलब क्या है F4 इंटू एफ। F4 की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 और 4 5, नीचे आपके पास है 2 3 1 और 4 5 इंटू एफ की वैल्यू 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 मल्टीप्लाई किया। ये कब तक करना है काम, जब तक कि आइडेंटिटी ना आए। क्या आया 1 2 3 4 5 2, जो यहाँ था वो यहाँ बनाना था, तो 2 3 1 5 4। 2 के नीचे मैप हो रहा है 3, 3 के नीचे 1, 1 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, 4 के नीचे 4, 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4। ये कैंसिल आउट हुए। क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 3 1 2 5 4। नेक्स्ट आप देखोगे F6, जिसे आप कैसे मिलाओगे F5 इंटू एफ से। F5 की वैल्यू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, नीचे आपके पास है 3 1 2 5 4 इंटू एफ की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 2 3 1 5 4 2 3 1 5 4। जो यहाँ है वो बनाए 2 3 1 5 4, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 2, 1 के नीचे 3, 5 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4। क्या मिला आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गई आइडेंटिटी। यानी ऑर्डर ऑफ ऐप क्या आ गया है, इसका मतलब आप ऐप को 6 बार ऑपरेट करने पे आपको आइडेंटिटी मिल रही है। अतः ऑर्डर ऑफ ऐप इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6। ऐप की कोटि कितनी है 6 है। ये कोटि ऑफ ऐप मिली। अब इसमें कुछ बातें समझे, देखो ये एक बात समझ में आ गई होगी कैलकुलेशंस किस प्रकार की है। मैंने आपको एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 या 2.5 नंबर का ये क्वेश्चंस मिलेगा, तो आप इसी प्रकार उसका ऑर्डर निकालें। इसका ऑर्डर अपन एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, शॉर्ट तरीके से। वो कैसे, वो भी समझे आप। शॉर्टली भी आप निकाल सकते हो। कैसे, इसे मिटा देता हूं मैं।
देखो ये राइट कर लिया होगा आपने। दूसरा या करके आप लिख लें, या इस प्रकार भी इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। यहाँ f कैसा है, f इज इक्वल्स टू 1 की मैप 2 पे, f का चक्रीय रूप हम लिख रहे हैं, f का चक्रीय रूप। इस फॉर्म से भी आप क्या निकाल सकते हो ऑर्डर, तो ये हुआ, तो इसका f 1 की मैप 2, 2 की मैप 3 और 3 की 1, और यहाँ कौन है 4 5। आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ f। इसका ऑर्डर वो कैसे निकलेगा, ऑर्डर ऑफ 1 2 3 एंड ऑर्डर ऑफ 4 5। ये है 1 2 3 का ऑर्डर, इसकी लेंथ के इक्वल कितना है 3, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, इसका 2। वो वैल्यू कितनी आ रही है 6, और 3 और 2 से वो वैल्यू कब आएगी, जब इन दोनों का एलसीएम लो या मल्टीप्लाई करो। तो ऑर्डर ऑफ f जो है वो क्या होती है, एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, एलसीएम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, और इनका एलसीएम कितना है 6। इन दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 है। यानी इसका ऑर्डर आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि आप उसे क्या करें, साइक्लिक नोटेशन में लिखें, और जो साइक्लिक नोटेशंस के ऑर्डर हैं उनका क्या ले लें, एलसीएम ले लें। उस एलसीएम से आप ऑर्डर निकाल सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आपको इतनी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। सिंपली इसका ऑर्डर 6 था तो 6 बार ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 9 आ गया तो आपको 9 बार ऑपरेट करना होगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बना रहा हूँ, उनके ऑर्डर कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, ये समझें। लिख लिया होगा ये, तो पहले इसे आप नोट बना के लिख ले, यहाँ लिख ले तो यहाँ एक नोट लिख लें कि किसी भी क्रमचय की कोटि उस क्रमचय को ऐश्विक चक्रों में व्यक्त करने के उपरांत उन क्रमचयों के एलसीएम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो लिख ले नोट, देखो इस प्रकार। ये हम जानते हैं कि ऐश्विक चक्रों के रूप में प्रत्येक क्रमचय को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, और डिनोट करने के बाद में जो ऐश्विक चक्र है उनका कोटि का एलसीएम ले ले, और वो एलसीएम में क्या हो जाएगा, उस क्रमचय की कोटि। तो किसी भी क्रमचय की कोटि, आप इसे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल में यूज ले सकते हैं ज्ञात करने के लिए। कोटि उस क्रमचय को ऐश्विक चक्रों में व्यक्त करने के उपरांत, इसके बाद इन ऐश्विक चक्रों की लंबाई या कोटि, बात वही है, क्योंकि ऐश्विक चक्र की लंबाई और कोटि क्या होती है, सेम होती है, कि लंबाई के एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्त से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। यानी आप क्या करें, ऐश्विक चक्रों में व्यक्त करें, उसके बाद इन ऐश्विक चक्रों की लंबाई का क्या ले ले, एलसीएम ले ले। जो एलसीएम मिलेगा वही क्या होगी, इस क्रमचय की कोटि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्रमचय f इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 4 5 3 1 6 और 6 4 5
5 क्या बच गया इसमें, 6 4 5 पे, 5 6 पे, 6 4 पे, कंप्लीट हो गया ये। 5 को कहीं और करवा देते हैं, 7 और 7 और ये हो गया आपके पास 1 2 3 6, ये हो गया। P7 से उठाया कि कोटि ज्ञात कीजिए। इसकी कोटि आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, यहाँ ऐप आपके पास है 1 2 2 3 4 5 3 1 6 4 5 7 7 6। इसका चक्रीय रूप, पहले आप इसे साइक्लिक नोटेशन में लिखें, फिर उनका क्या ले लें, एलसीएम। 1 मैप हुआ 2 पे, 2 मैप हुआ 3 पे, 3 1 पे, फिर 4 5 पे, 5 7 पे, और 7 6 पे, और 6 4 पे, कंप्लीट। तो ऑर्डर ऑफ एफ, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 2 3 एंड ऑर्डर ऑफ 4 5 7 6, इन दोनों का एलसीएम। यानी एलसीएम ऑफ ये कितना है 3 एंड ये कितना है 4, 3 और 4 का एलसीएम 12। यानी इस क्रमचय का ऑर्डर कितना है, 12 है। यानी आप अगर वैसे क्रमचय के गुणन के रूप में इसे करना चाहें तो 12 बार गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा, इसका ऑर्डर मिलेगा। 12 बार गुणा करने पे आपको आइडेंटिटी मिलेगी, तब जाके आप कहोगे कि ऐप का ऑर्डर क्या है, 12। जबकि आप क्वेश्चंस में इसे इस प्रकार डायरेक्टली कर सकते हैं कि आप साइक्लिक रूप में तोड़ें और 2 साइक्लो का लेंथ या ऑर्डर, बात सेम है, उनकी लेंथ जो है उनका क्या ले लें, एलसीएम। आपको उस परम्यूटेशंस का क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो बहुत अच्छा फ़ायदा इससे ये हुआ कि आप किसी भी क्रमचय ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखें आप, क्रमचय ग्रुप P3 जहां संकेतों का समुच्चय S इज इक्वल्स टू 1 2 3 है। ये समुच्चय है P3 के प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। ये हमने क्वेश्चन किया कि एक क्रमचय ग्रुप P3, तो P3 का ऑर्डर कितना होगा, 6। यहाँ S का ऑर्डर क्या है, यहाँ S इज इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3। सो देन ऑर्डर ऑफ S इज इक्वल्स टू कितना है, 3, और ऑर्डर ऑफ P3 कितना होगा आपके पास, 3 फैक्टोरियल यानी 6। आपके क्रमचय ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, 6। वो 6 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, देखो। अब P3 कौन होगा, एक आइडेंटिटी, आपको पता है इस प्रकार होंगे 1 1 2 2 3 3। एक तो ये होगा, एक कौन सा होगा, 1 2 पे चला जाए, 2 1 पे चला जाए, और 3 3 पे रह जाए, 1 की मैप 2 हो जाए, यानी 1 2। इसे साइक्लिक नोटेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, एक एलिमेंट ये। फिर एक कौन सा हो जाए, 1 3 पे चला जाए, और 3 1 पे चला जाए, और 2 2 पे रह जाए, यानी 1 3। ये हो जाएगा एक, 1 की मैपिंग हो गई। फिर ये हो जाएगी 1 2 पे, 2 3 पे, और 3 1 पे, यानी 1 2 पे, 2 3 पे, तो 1 2 3। फिर एक आपके पास ऐसा हो जाए कि 1 2 पे, 1 के साथ 2 वाले 2 हो गए, 1 के साथ 3 वाले रह गए, तो 1 3 पे, 1 3 पे, फिर 2 1 पे, और 3 2 पे, 1 3 और कहाँ गया 2, ये 1 3 2। और एक कौन सा बच गया आपके पास, ये
1 1 पे हो जाए, 2 3 पे चला जाए और 3 2 पे चला जाए, यानी इसमें क्या ऐसा है 2 3। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ इसको 2 3। ये कौन सा था आपके पास 1 2 3 और ये आपके पास था 1 3 2 या 3 1 2, ये 1 3 2। इस प्रकार आपके फॉर्मेट में लिख देता हूँ 1 3 पे 3 2 पे और 2 1 पे। ये आपके पास एलिमेंट है, ये 6 एलिमेंट है, ये हैं सही। ये आपके पास क्या है, अतः क्रमचय ग्रुप P3 इस प्रकार होगा। इन सबको आप लिख सकते हो। मैंने इसे किस रूप में लिखा है, चक्रीय रूप में, चक्रीय रूप में। अब यहां P3 के अवयवों की कोटि, अवयवों की कोटि कैसे होगी, ऑर्डर ऑफ 1 आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर 1, ऑर्डर ऑफ 1 2, और ये किसके इक्वल होगा 1 3 के, और ये किसके होगा 2 3 के, और वो कितना होगा 2। और ऑर्डर ऑफ क्या है 1 2 3 और ऑर्डर ऑफ 1 3 2, ये दोनों कितने होंगे 3 होंगे। यानी इसके अवयवों की कोटि 1 2 और 3 होगी 6 के डिविजर ही। और 6 के डिविजर क्या हो सकते हैं 6 3 2 और 1। इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोटि 6 हो। अब इसका मतलब ये ग्रुप ऐसा है नहीं है कि चक्रीय हो। चक्रीय ग्रुप कब होता है, जब एक एलिमेंट की कोटि कम से कम कितनी हो जाती है 6, जबकि इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोटि 6 हो। अर्थात मैं ये तो आपके पास अवयव की कोटि मिली, साथ ही ये कह सकता हूँ there not exist any x is in P3 such that order of x is equals to order of P3। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है x जिसका ऑर्डर किसके ऑर्डर के बराबर हो, P3 के ऑर्डर के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, सो P3 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक ग्रुप भी नहीं है, चक्रीय ग्रुप नहीं है। ये बात भी आप एक्स्ट्रा में कर सकते हैं कि ये 6 कोटि का ग्रुप है परंतु चक्रीय नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट का ऑर्डर 6 नहीं है। आप ऐसे ही खुद सेल्फ प्रैक्टिस करें, P2 के एलिमेंटों की कोटि निकालें, ये चक्रीय आएगा। P4 वाले ज़्यादा कोशिश ना करें, P4 की निकालें। P4 में आपके पास ऑर्डर कितना होगा P4 का 24। अब 24 हो गया, इसका मतलब इसमें एक तो 4 कोटि का एलिमेंट, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 4 का हो सकता है। फिर 4 को तोड़ो आप, मैं समझा देता हूँ ढंग से, देखो इसको, ये लिख लिया होगा। आप प्रैक्टिस के तौर पे करें, बुक में आपको नहीं मिलेगा ये। जैसे मान लो आपने P4 लिया और आप P4 के सारे 24 एलिमेंट आपको लिखने नहीं है, बिना एलिमेंट लिखे इनके ऑर्डर निकालने। तो P4 में एक एलिमेंट मैक्सिमम, मिनिमम तो आइडेंटिटी होगी, मैक्सिमम क्या होगा 1 2 3। यानी इस प्रकार के एलिमेंट 4 टाइप के होंगे, 3 + 1 टाइप के एलिमेंट होंगे, क्योंकि लेंथ कितनी हो सकती है अधिकतम 4। रिसेट एस है, उसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं 1 2 3 4। तो एलिमेंट की अधिकतम लेंथ क्या हो सकती है, या तो 4 का हो जाएगा, या 1 3 का, एक आइडेंटिटी वाला, या फिर ऐसा हो सकता है 2 2 का, और फिर या फिर कैसा हो सकता है 1 + 1 + 1 + 1। इन्हीं 4 प्रकार के आपके पास इसके अंदर एलिमेंट हो सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना होगा 4, इसका ऑर्डर कितना होगा 3, इसका 2 और इसका 1। यानी P4 में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे P5 लिया, P5 में एक 5 ऑर्डर का, एक 4 + 1 ऑर्डर का, यहाँ ऑर्डर कितना होगा 5, ये कोटि लिख रहा हूँ मैं इस तरफ। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 120, उनमें से 5 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, 4 ऑर्डर के होंगे, 3 + 2 यानी कितना हो गया एलसीएम। ये साइक्लिक रूप में तोड़ दिया, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है। 3 + 1 + 1 3 आ जाए, ऐसे 1 2 3 आ जाए, फिर 4 4 पे चला जाए, 5 5 पे चला जाए। तो इस प्रकार के होंगे, इनका ऑर्डर कितना होगा 3। फिर इस प्रकार के 2 + 2 + 2 इनका ऑर्डर 2। फिर इस प्रकार के 1 + 1 इनका ऑर्डर 2। इस प्रकार के इनका ऑर्डर 2, और एक इस प्रकार का 1 + 1 + 1 इसका ऑर्डर 1 आइडेंटिटी। ये P5 के एलिमेंटों की संभव कोटियां हैं।
अब किस कोटि के कितने एलिमेंट होंगे इसका अध्ययन और भी आगे हो गया, ये आपसे और भी अगली क्लासों में हम करेंगे, पर ये एक जनरल सा आइडिया मैंने आपको बताया। जैसे आपको कोई पूछे कि P15 में किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर बताए, P15 में जैसे P5 में किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 6, ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है कि P15 के अंदर किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर बताए, तो 15 को इस प्रकार को तोड़ो कि उससे उसका एलसीएम क्या है, ज़्यादा है। जैसे 15 को मैं इस प्रकार तोड़ दूं कि 14 + 1 तो ऑर्डर 14 ही रहेगा, 13 + 2 दोनों का एलसीएम 26 आएगा, फिर 12 प्लस कैसे तोड़ूं 3 तो एलसीएम कितना आएगा 12 और 3 का 12 ही आएगा, फिर 11 + 4 एलसीएम कितना आएगा 44, फिर 10 + 5 एलसीएम कितना आएगा 10। अब 15 को ऐसे मैक्सिमम फॉर्मेट में तोड़े कि इसका एलसीएम कितना आ जाए, अधिकतम आए। एलसीएम अधिकतम आए तो इसे आप ऐसे तोड़े, जैसे मान लो 8 और 7 तो इसका एलसीएम कितना होगा 56। ऐसे तोड़े 4 3, एलसीएम मैक्सिमम कब आता है किसी भी चीज़ का कि आप उसे प्राइम फैक्टराइज में तोड़े, 4 3 7 और आप इसने ले लिया और ले लो आप 8 ले लो, इस प्रकार कर लो 8 4 12 3 15, इनका एलसीएम 12 नहीं, फिर आप इसे ऐसे तोड़े 7 ले ले, 7 ले लिया प्राइम एक और एक 3 ले लिया, 7 3 10 और एक 5। अब देखें इनका एलसीएम 15 × 7 यानी कितना हो गया, इन तीनों को गुणा करो 105। P15 में किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है 105। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्टिव रूप में कर सकते हैं। बुक्स में आपको ये नहीं मिलेंगे, पर जो बच्चा IIT JEE या MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है उनके अंदर इस प्रकार की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। बुक्स में आपको कुछ एग्जाम्पल से मिलेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा कि क्रमचय के किसी एलिमेंट की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं और क्रमचय ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम आगे सम और विषम क्रमचय के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।